नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे DSSB TGT PGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमने DSSB TGT PGT की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिस सेट को सेट किया है, ताकि जो है आपको भी परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को जब मिले तो आप आसानी से उनका सही आंसर कर सको। DSSB के साथ साथ और अन्य किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर। 50 प्रश्न होंगे भाई, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसमें व्याकरण प्लस पेडागोजी से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने बिल्कुल उस लेवल के प्रश्नों को लिया है जो कि DSSB के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा उपन्यासकार है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो नहीं पर आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ो और ये समझ लो कि इनमें से कौन सा जो उपन्यासकार रहा है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से एक एक प्रश्नों को पढ़ना है समझते हुए, ताकि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मनु भंडारी, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार जी को साहित्य अकादमी 1966 ईस्वी में उनकी किस रचना पर मिला है? मुक्तिबोध। उनकी रचना मुक्तिबोध उपन्यास पर इन्हें जो है 1966 में जैनेन्द्र कुमार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा की बात करें तो 1961 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भूले बिसरे चित्र पर। भूले बिसरे चित्र, इनकी रचना भूले बिसरे चित्र पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। उसके बाद बात करें अमृतलाल नागर की, तो अमृतलाल नागर जी को भी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है 1967 ईस्वी में, जिनकी रचना अमृत और विष है। अमृत और विष पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो अमृतलाल नागर को 1967 अमृत और विष पर, भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र 1961 में और जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध रचना पर 1966 में साहित्य अकादमी मिल चुका है। लेकिन मनु भंडारी को किसी भी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 2008 ईस्वी में इन्हें एक कहानी यह भी जो इनकी रचना है, इस पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। व्यास सम्मान, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। आप लोगों को साथ साथ कमेंट बॉक्स में लास्ट में ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप अपने प्रश्नों को बिल्कुल जो है साथ में काउंट करते हुए चलना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, वो है खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। खूंटियों पर टंगे लोग जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना रही है। उसके बाद बात करें आगे, परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है। परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। परि, पर या परई, इनमें जो है सही आंसर हो जाएगा परि। परिवर्तन और परिवार में आप लोगों को बिल्कुल जो है ये दिखाई दे ही रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया। ठाकुर जगमोहन ने, बालमुकुंद गुप्त ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या प्रताप नारायण मिश्र ने। ये प्रताप नारायण मिश्र है भाई, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 5, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन किया गया है। तो इनमें से वह कौन सा
महाकाव्य है जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन किया गया है। विदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास या उद्धव सकत, इनमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का महाकाव्य है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा में के रूप में कब मान्यता मिली है? तो हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हमें कब मान्यता दी गई, ये आपको बताना है। तो इसका 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948 या 14 सितंबर 1953 या 14 सितंबर 1950। इसका सही आंसर आपको सभी को पता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारा 7। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? चांद पत्रिका में, सुधा पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में और प्रताप पत्रिका में। किनमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, जो कि 1903 ईस्वी में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका कार्यभार संभाला था, लेकिन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया चिंतामणि घोष के द्वारा। 1901 में जाकर के श्याम सुंदर दास जी इनके संपादक बने। तो फिर आए 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी, प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ी हिंदी या दक्षिणी हिंदी या दक्षिणी उर्दू या परिनिष्ठित हिंदी, जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी हिंदी। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 9 हो गई। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई है? तो मध्यकाल में जो है, एक सेकंड भाई, सही है, ये थोड़ा डाउट हो गया था मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन पे, लेकिन सही है। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो आपको बताना है हिंदी को, उर्दू को, फारसी को या अरबी को। मध्यकाल के में जो है राजकाज की भाषा को जो है फारसी रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, ये आपको सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से आप लोगों को कवयित्री की शुद्ध वर्तनी बतानी है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है शुद्ध वर्तनियों से संबंधित भी प्रश्न। बीच बीच में हम एक तो थोड़े बहुत प्रश्नों को जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित भी प्रश्नों को लेकर के आएंगे, ताकि थोड़े थोड़े प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण या और अन्य टॉपिक से हम जो है थोड़ा थोड़ा करके हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 10 नंबर का, तो कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाता है, आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें कुमुदिनी जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद बात करें आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्युंजय जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? तो मानव शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इनमें से उत्कर्ष का विशेषण जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उत्कृष्ट जो हो गया उत्कर्ष का विशेषण हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 15।
कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। ये जो पंक्ति है ये किसकी है, किस लेखक की है? तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कई बार हम पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। यह पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, धूमिल या रामचंद्र शुक्ल जी। किसकी पंक्ति है ये? कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। यह पंक्तियाँ जो है वो धूमिल जी की है। ये पंक्ति भी धूमिल की है। और कविता आदमी होने की तमीज़ है, यह पंक्ति भी जो है धूमिल जी की है। पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमने पंक्तियों को भी इंक्लूड किया है। तो हर लेवल के प्रश्नों को मैंने लेने की कोशिश करी है। नई नई रचनाओं से संबंधित भी प्रश्नों को लिया है, पुराने प्रश्नों को भी लिया है, और जो है व्याकरण के टॉपिक को भी टच किया है। साथ ही जो है पेडागोजी से संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, देखते हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी को किस नाम से पुकारा? तो अपनी कहानी को नहीं, प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा? तो कई बार जो है जल्दी जल्दी बोलते बोलते शब्द अपने आप ही निकलने लगते हैं, तो इसके लिए मैं कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 17 में क्या आंसर हो जाएगा। तो प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा? कहानी, कहानी, गल्प या कथा? गल्प कहा है कहानी को प्रेमचंद ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18। नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन रहे हैं? नीलम देश की राजकन्या के जो रचनाकार रहे हैं वे रहे हैं हमारे जैनेन्द्र जी, जिन्होंने जो है सुनीता, त्यागपत्र जैसे उपन्यासों की रचना की है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक जो है वो लाला भगवान दीन है, आप सभी को पता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी इम्पोर्टेंट कहानी है ये, प्रश्न संख्या 20। बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र है? देवव्रत के, आकाशदीप के, पुरस्कार के या ममता के? जो ये सभी कहानियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की है। तो आकाश कहानी के पात्र रहे हैं बुद्धगुप्त और चंपा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21। अब्राहिम सिंह जो कहानी के लेखक जो हैं वे कौन रहे हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है कौन क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विषम साहनी। विषम साहनी जी की ये प्रसिद्ध कहानी रही है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? श्री राम शर्मा ने, प्रेमचंद ने, राम कुमार बर्मर ने या विभांशु दिव्याल ने? ये नया नाम है। तो श्री राम शर्मा ने हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किया, अर्थात प्रवक्ता माने जाते हैं ये हिंदी में शिकार कथाओं के श्री राम शर्मा। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम आपको सभी को पता है, अवहट है। अपभ्रंश के बाद जो अवहट का विकास हुआ, अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था रही उसे अवहट कही। उसके बाद जब हमारी धीरे धीरे हिंदी भाषा का विकास होने लगा, हिंदी और हिंदोत्तर की भाषाएं निकल कर आई। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 24। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में से किस प्रदेश की बोली है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। मगही जो है बिहार प्रदेश की बोली है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 25। भिखारीदास ने काव्य निर्णय
में किसका विवेचन किया है? तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन किया है, अलंकार विवेचन किया है, छंद विवेचन किया है या काव्य का भेद बताया है। जितने भी रीतिकालीन कवि हुए हैं उन्होंने जो है संस्कृत आचार्यों ने जो भी ये रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किया था, जिस प्रकार से वामन ने, कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय का, क्षेमेंद्र ने औचित्य का, इस प्रकार से उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आचार्यों से जो लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो रचनाएं की थी रीतिकाल के अंतर्गत, भिखारी दास ने जो है सर्वांग विवेचन किया था। काव्य के सभी अंगों का उन्होंने विवेचन किया था काव्य निर्णय में। ये आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ जो है राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो मणिकर्णिका के लेखक रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम या सूरजपाल चौहान। इनमें से कौन है? तो तुलसीराम जो है मणिकर्णिका के लेखक रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 28। लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार कौन है? तो नई नई जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार जो है अज्ञेय जी है, उषा प्रियवंदा है, भीष्म साहनी है और यशपाल है। इनमें से कौन है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञेय जी ने लेटर बॉक्स कहानी लिखी है। और जैसे जितनी भी ये बाद की 2000 के बाद की जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनसे संबंधित भी हम प्रश्नों को लेकर के आएंगे, ताकि जो 1-2 प्रश्न नए पैटर्न के आधार पर या बिल्कुल करंट से संबंधित प्रश्नों को भी पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर कर सको। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, अकेली कहानी किसकी रचना है? तो अकेली जो कहानी है वो किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो मनु भंडारी की प्रमुख रचना रही है अकेली। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 30। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, ये जो कहानी की लेखिका कौन है? होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, इस कहानी की लेखिका जो है वो है सूर्यबाला इस कहानी की लेखिका है। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन। उसके बाद बात करें आगे, हमारा प्रश्न आ गया प्रश्न संख्या 31। प्रेम और विवाह के कटु बंधनों का चित्रण निम्नलिखित में से किस कहानी में किया गया? राजा निर्वंशिया, टूटना, अपरिचित या उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन अपरिचित, टूटना और राजा निर्वंशिया इन सभी कहानियों में जो है प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आगे, राजा निर्वंशिया जो है कमलेश्वर की है, टूटना जो है राजेंद्र यादव की है। इस प्रकार से आप जो जितने और अन्य ऑप्शन है उनको भी देखते हुए आपको चलना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 32। कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं। यह कथन किस आलोचक का है? कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक है। यह कथन किस विद्वान का है, किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भगवत स्वरूप मिश्र या नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भगवत स्वरूप मिश्र। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने यशपाल को जो है प्रेमचंद से तुलना करते हुए कहा है कि कथा शिल्प की दृष्टि से ये प्रेमचंद के स्वरूप अनुरूप रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 33। ब्रजनंदन जयनंदन की किस कहानी का पात्र है? तो ब्रजनंदन जो है जयनंदन की किस कहानी का पात्र है ये आपको बताना है। अपना अपना भाग्य, पाजेब, वातायन या जानवी। इनमें से जानवी कहानी का पात्र रहा है ब्रजनंदन, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 34। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेही अरु भय नाही,
जाके कंचन माटी जाने। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस रचनाकार की हैं ये आपको बताना है। सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास या रैदास। ये जो पंक्तियाँ हैं ये गुरु नानक की है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ? ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समाये हुए हूँ। तो ये पंक्तियाँ है ये किस विद्वान की है, किस छायावादी कवि की है या फिर किसी अन्य कवि की है, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको बताना है किसकी है। जयशंकर प्रसाद की, पंत की, निराला की या रामधारी सिंह दिनकर की। निराला हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 36। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है। यह उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? क्योंकि पंक्तियों से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें जो है पंक्तियों कथनों को भी इंक्लूड करते हुए और सभी जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं DSSB के पाठ्यक्रम में के अनुसार हम उन्हीं के पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट को भी करते हुए चलेंगे। और वैसे तो हमारी क्लास चल ही रही है, साथ में कंटेंट भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और अधिक से अधिक टॉपिक वाइज प्रश्नों का भी अभ्यास कर रहे हैं और साथ साथ पिछले सालों के प्रश्नों को भी हम देखते हुए चल ही रहे हैं। तो जो है एक एक हम जो है प्रैक्टिस सेट को भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। अधिक से अधिक जब हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं। और भाई एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए एक थोड़ी बहुत भी लाभदायक होगी, मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है। जो ये पंक्तियाँ है ये किस कवि की है ये आपको बताना है। त्रिलोचन, केदारनाथ, नागार्जुन या रघुवीर शाही। इनमें से जो है ये पंक्तियाँ त्रिलोचन जी की हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 37। बेनी परवीन की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके समक्ष बताया है? तो बिहारी के, घनानंद के, मतीराम के या देव के। बेनी परवीन की जो भाषा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है मतीराम के समक्ष बताया है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या हमारी आ गई 38। बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई क्या है? बिहारी सतसई एक प्रकार से मुक्तक काव्य है। बिहारी ने मुक्तक काव्य लिखी है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 39। इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? तो इनमें से सर्वांग निरूपक कवि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की सर्वांग निरूपक रचना है। सर्वांग विवेचन इसमें किया गया है। तो सर्वांग निरूपक जो कवि है वो भिखारी दास जी है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 40। लोग है लगी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। लोग कहते हैं कि लोग ही कविता बनाते हैं, लेकिन मेरे कविताओं ने ही मुझे बनाया है। ये जो पंक्तियाँ कही है ये घनानंद जी की है। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं घनानंद जी। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 41। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है कवि वचन सुधा है या हरिश्चंद्र पत्रिका है या ब्राह्मण है या फिर आनंद कादम्बरी है। तो आनंद कादम्बरी जो हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की एक प्रमुख पत्रिका रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है?
चंद्र किरण सक्सेना, बंग महिला, हेमवती या चंद्रमुखी हो जाए, इनमें से कौन हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंग महिला, जो कि राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जानी जाती हैं। राजेंद्र बाला घोष नाम से भी ये जानी गई है, बंग महिला। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो प्रश्न है हमारा 43, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं, ये आपको बताना है। अब हम थोड़े से कुछ प्रश्नों को जो है हिंदी पेडागोजी या हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित भी करेंगे, क्योंकि टीजीटी के अंतर्गत हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों की संख्या 10 होती है और पीजीटी के अंतर्गत जो है हमें 20 देखने को मिलती है। धीरे धीरे जो है हम सरल प्रश्नों से कठिन प्रश्नों की तरफ भी बढ़ेंगे। जिस प्रकार से टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हीं टॉपिकों के में से हम प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि इससे जो है हमें जब हमारे सामने प्रश्न होंगे तो हमें ये नहीं लगेगा ये हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें है। तो पाठ्य पुस्तक विधि का आधार जो है व्याकरण की पुस्तकें मानी गई है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, 44 प्रश्न संख्या आ गई भाई हमारी। तो देख लेते हैं, शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समूह में बैठाकर उनसे एक खेल करवाती है। तो शालिनी का यह निर्णय किस विधि के अंतर्गत आता है। तो यहीं से हमें आंसर का पता चल जाता है, खेल करवाती है तो खेल विधि के अंतर्गत आ जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, टाइपिंग सिखाना किस अधिगम के अंतर्गत आता है। टाइपिंग मतलब एक क्रिएटिविटी करते हैं तो क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 46, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आएगा। तो शिक्षण द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना जो है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 47, शिक्षण एक ऐसा सुव्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कुछ सीखता है। तो ये जो पंक्ति है ये किस विद्वान की है, किसने कहा है, स्किनर ने, मेरिसन ने, बेकर ने या स्मिथ ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मिथ ने। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य भोलानाथ तिवारी द्वारा कहा गया है। तो भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, ये कहा है भोलानाथ तिवारी ने। या भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है। उसके बाद देख लेते हैं, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से वर्ड सार्थक, ये जो भाई यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ड वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विशेषण और अध्ययन हो सके। तो इसका सही आंसर हमारा सी ही होगा। उसके बाद बात करें आगे, और जो ये पंक्ति है ये पंत द्वारा कही गई है। उसके बाद बात करें आगे, बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है। तो शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के जो है अभिव्यक्ति पक्ष को उजागर करता है। उसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या हमारी 50, भाषा संसार का नाव में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। ये अभी हमने पढ़ा था, नाव में नहीं है भाई, ये नाद में है, नाद में चित्र है और ध्वनि में स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है, अन्य नहीं भाई, ये हृदय तंत्री
यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो ये जो वाक्य है ये भाषा के संबंध में ये पंक्तियाँ है, वाक्य है, ये किन्होंने लिखी है? ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियाँ हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार से भाषा और शिक्षण विधियों से संबंधित भी जिस प्रकार से जो है विद्वानों की जो विशेष पंक्तियाँ हैं वो हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही करते हुए चलेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी एक सेकेंड भाई पंक्ति पूछ ली जाए तो आप जो है सही आंसर कर सको। तो अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। बीच बीच में जो है हम अपनी तैयारी के साथ साथ एक एक प्रैक्टिस सेट को भी करते हुए चलेंगे और उसमें अच्छे लेवल के प्रश्नों को हम इंक्लूड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बढ़ते हैं इसी तरह अपनी तैयारी को बढ़ाते हैं धीरे धीरे आगे।